तो इसमें जो अभी हम चैप्टर देखेंगे वो देखेंगे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हम यहाँ पे स्टार्टिंग का पोर्शन केवल देखेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, डायनेमिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रुका हुआ होता है वो मूव नहीं कर रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन को चलाते हैं, मतलब चार्ज को चलाते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मोशन मतलब चार्ज का मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा चार्ज जो है ना वो मूव करता है। तो चार्ज के मूव करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं कंडक्टर के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर जिसके अंदर हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि चार्ज को मूव कैसे किया जाए, मतलब चार्ज कैसे मूव करेगा। तो चार्ज को अगर मूव कराना है तो जाहिर सी बात है चार्ज के पास एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो मूव करेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ कैसे मूव करती है, जब उसके पास एनर्जी होती है। तो चार्ज को मूव करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है ना कि चार्ज ऐसे 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 घूमता नहीं रहता है, मतलब ऐसे आपको मिलेगा नहीं चार्ज। आपको अगर कहीं से चार्ज चाहिए तो आप कैसे क्या करोगे। जैसे आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो आप एक न्यूक्लियस लोगे, सॉरी एटम लोगे, और उससे क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दोगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं तो प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो हमें पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। और अगर हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए तो वही जो इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर निकाले थे उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो जो चार्ज होता है वो उसके लिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले एटम को थोड़ा सा ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने का इन द सेंस क्या है कि वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन निकाले, दो इलेक्ट्रॉन निकाले, वो एक अलग बात है, बट अगर आप एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो आप चार्ज ले आओगे अपने पास। आपने वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, उसको आप मूव करा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप चार्ज को मूव करा पा रहे हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात ये होती है ना कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, कोई होता क्या है कि जैसे अगर हम एटम को देखें तो बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसके ऐसे चारों तरफ घूम रहे होते हैं ऐसे। ठीक है ना, ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, ये एक रफ रफ स्केच बनाया मैंने एटम का। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको अच्छे से समझने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना चाहिए। ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होती है मिलने की। ठीक है ना, मोशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल क्या होता है, वो सब वहाँ पे होता है। तो उतना बड़ा कॉन्सेप्ट हमको नहीं देखना है, हमको खाली बस अपने काम लायक देखना है। फिज़िक्स में थोड़ा काम लायक ही चलता है। ठीक है, तो हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन है, मोटा मोटी इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और हमें इसको यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, तो अब क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। अब वो तो छोड़ेगा नहीं इतनी आसानी से, कहेगा भाई मैं ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूँ, है ना। वो तो पॉजिटिव चार्ज है और वो तो इसको अट्रैक्ट करके रखे रहेगा अपने पास। ठीक है, तो हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी इसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब ये एनर्जी हम किसी फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे अगर हम उसको गर्म करें, हीट करें इसको। ठीक है, हीट देने से, अगर आप किसी चीज़ को हीट दोगे तो मतलब आप उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो उस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। ठीक है, तो अब बहुत वेज होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के। ठीक है, लाइट के फॉर्म में, लाइट इसके ऊपर जलाएंगे तो वहाँ से निकल जाएगा, या हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें दोनों तरफ, मतलब इधर एटम्स रख दें और इधर वहाँ और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें उसके दोनों तरफ। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे, इसको समझाता हूँ कैसे, कि यहाँ पे एक मेटल ले लें। ठीक है ना, और इधर मेटल के क्या करें कि इस तरफ क्या कर दें कि पॉजिटिव कर दें, इस तरफ क्या कर दें नेगेटिव कर दें, या आप इस तरफ नेगेटिव कर दो, इस तरफ पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर वाल इस पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स का यूज़ करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स हम यहाँ पे लगेगा और वो एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, और वो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर की ओर
निकल आएगा, ठीक है। तो वेरियस मेथड्स होते हैं, हमें वो मेथड्स भी नहीं पढ़ना है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। वो एक अलग कहानी है, ठीक है। उसको भी आप पढ़ते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो उसको, या फिर आप पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हमें हमें यहाँ पे वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें केवल सिंपल सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन को चलाना कैसे। सबसे पहले बात होती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, ठीक है। अब बाहर निकालने के वेरियस मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो अपने अपने मेथड्स हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ ये है ना कि अगर मैं मटेरियल्स को लूँ ना, जैसे मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं नॉन मेटल्स ले लूँ, ठीक है, नॉन मेटल्स, ठीक। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, उसमें ये इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है बाहर। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। वहाँ पे होता ये है ना कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत टाइटली इलेक्ट्रॉन को पकड़े होता है, बहुत ज़्यादा टाइटली। तो अब बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर इतना ज़्यादा कोई टाइटली पकड़े रहेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसको बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम है। तो होता क्या है कि वो वहाँ से जल्दी बाहर आ नहीं पाता है, ठीक है। तो बहुत एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ मेटलॉइड्स, ठीक है ना, जैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो बीच के होते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल्स के बीच के, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी देनी पड़ती है, बट थोड़ी सी कम देनी पड़ती है। मतलब नॉन मेटल्स में जितनी दे रहे थे उससे कम देना पड़ता है उसमें, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। मेटल के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी होता है। मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली में होता ये भी है ना कि अगर आप किसी मेटल को रख दोगे ना धूप में, तो क्या होगा, अपने आप ही उससे क्या होगा ना कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और बाहर निकल के वो सरफेस के ऊपर घूमना स्टार्ट कर देगा। अगर आप उसको धूप में रख दोगे तो मतलब इतनी सी एनर्जी जो धूप की होती है ना, वो भी इनफ होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो हमें अगर अगर हमें कोई डिवाइस बनाना है जिसमें हमें चार्ज को दौड़ाना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम मेटल्स को यूज़ करें, क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी है, ठीक है। अगर मैंने नॉन मेटल्स को यूज़ किया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे जो एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होगा ना इलेक्ट्रॉन को पहले बाहर निकाल करके फिर उसको चलाने में, उसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिकल भी थोड़ा देखा जाता है ना, इकोनॉमिक का प्रोस्पेक्टिव भी हमें लेना पड़ेगा कि अगर मुझे मेटल मैं अगर यूज़ करता हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन मेरा निकल जाएगा आराम से, है ना। इनफैक्ट सूरज की रोशनी से ही निकल जाता है। बट अगर मैंने नॉन मेटल ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। होगा ये कि मुझे अब एक्सटर्नल एनर्जी इतनी देनी पड़ जाएगी ना, इतना ज़्यादा पावर उसको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कि अब डेफिनेटली कॉस्ट महंगा हो जाएगा, और वर्किंग भी बहुत मुश्किल होगी। मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी पे आप वर्क करते हो तो एक रिस्क भी होता है, तो वो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं मेटल्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मेटल्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो यही कारण है कि जितने भी जो हम डिवाइसेस बनाते हैं उसमें मेटल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मेटल्स क्या है कि अब आप ध्यान दें ज़रा, तो मेटल्स क्या है ना कि वो सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन को, चार्ज के मोशन को मेटल्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर उनके ऊपर से अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसको सपोर्ट करते हैं, वो चलने देते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कंडक्टर, है ना। इसलिए हम मेटल्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को, ठीक है। अब अगर हम वहीं देखें नॉन मेटल्स को, तो नॉन मेटल्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उनको नहीं पसंद है कि उनके ऊपर से इलेक्ट्रॉन चले, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंसुलेटर, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर चलने नहीं दे रहा है, कोई ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर चलने नहीं देता, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जनरली ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। अब मेटलॉइड्स जो होते हैं वो, उनको क्या है ना कि उनको उनको क्या है कि
ठीक है, वो कहते हैं चलो भाई चलना चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चलो, मतलब उनको ज़्यादा भी नहीं पसंद है ये, मतलब उनको मॉडरेट पसंद है, ठीक है भाई चलो, बहुत ज़्यादा भी मत चलो, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन की पूरी फ़ौज चल रही है। उनको कहना चलो, थोड़े बहुत चलो, थोड़े बहुत बैठे भी रहो, है ना, ऐसे-ऐसे काम होता है उसमें। तो उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये दोनों के बीच का है, ये चाहता भी है पर उतना ज़्यादा नहीं चाहता जितना तो मेटल चाहता है, ठीक है? और उतना कम भी नहीं चाहता है जितना नॉन मेटल चाहता है, तो इसको हम बीच की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब क्या होता है कि जो आपके डिवाइसेस होते हैं, आपका फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टीवी हो गया, आपका फ़ैन हो गया, जितने भी डिवाइसेस बनते हैं, कहीं-कहीं पे हमें बहुत अच्छी करंट की फ़्लो की आवश्यकता होती है। कहीं-कहीं पे उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती कि उतना ज़्यादा अच्छे से करंट फ़्लो, मतलब नॉर्मली भी अगर करंट फ़्लो होगा तो काम हो सकता है, ठीक है? मतलब कहीं-कहीं पे तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कहीं-कहीं पे बहुत कम भी चाहिए होता है। नॉर्मल एक वे में चलना चाहिए होता है। तो उस हिसाब से हम कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है? नॉन मेटल्स का तो हम बेसिकली कवर बनाना है, मतलब ये कुछ भी करना हो, बेसिकली डिवाइस बनता है तो तीनों से बनता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मतलब डिवाइस जब बनता है ना, तो सब चीज़ों को ध्यान रख के बनाया जाता है कि कहाँ पे किसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है? ऐसे करके हम डिवाइस बनाते हैं। अब डिवाइस के अंदर मान लीजिए कहीं करंट की ज़्यादा आवश्यकता है तो हम लोग मेटल्स को यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे मतलब करंट ठीक ठाक चाहिए तो हम लोग मेटलॉइड्स को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? सेमीकंडक्टर यूज़ कर लेते हैं, आजकल सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिवाइसेस में, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम चीज़ों को बैलेंस करके यूज़ करते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? ओके। अब देखिए, अब जैसे मैंने मेटल्स में बताया था, जैसे मेटल्स है, इसमें क्या होता है कि करंट, मतलब चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा होता है ना? अगर आप इसको नॉर्मली अगर धूप में भी रखोगे ना तो चार्ज फ्लो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज जो है ना तब भी फ्लो करता है, अगर ये नॉर्मली आपका सूरज की रोशनी में भी रखा हुआ है, तो सन की अगर रेस भी इस पे पड़ रही हैं तो करंट वो चार्ज फ्लो करता है। अब देखिए, चार्ज जो फ्लो करता है ना, जैसे चार्ज फ्लो कर रहा है इसके अंदर, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, देखिए एटम्स फ्लो नहीं करेगा, एटम्स देखिए, फ्लो कौन करता है? फ्लो इलेक्ट्रॉन करता है, एटम फ्लो नहीं करता है। अब एटम क्या क्यों नहीं फ्लो करता है? देखिए मैं बताता हूँ, उसका कारण है, एटम भारी होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक एटम है, ठीक है, उसमें मानते हैं हम कि 19 इलेक्ट्रॉन है और 19 प्रोटॉन है ना? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक ही होते हैं, तो मानते हैं 19 इलेक्ट्रॉन है, 19 प्रोटॉन है, और कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है? न्यूट्रॉन्स की संख्या कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे करके है, मान लीजिए उसमें 6 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है? तो अगर मैं सबको काउंट करूँ तो 19, 19, 38 और 6 44, 44, मतलब कह सकते हैं 44 पार्टिकल्स उसके अंदर हैं, वो मिल करके एक एटम बना रहे हैं, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वर्क कर रहा है एक पार्टिकल के तरफ, वो हल्का है, तो वो अकेला मूव कर सकता है, क्योंकि वो हल्का है, वो अकेला मूव कर जाएगा। पूरा का पूरा एटम मूव कराना तो हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम पूरा का पूरा एटम ही मूव कराना चाहते हैं, तो हमें और एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि पूरा का पूरा एटम ही अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, क्योंकि तो हमें और एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अगर हमें केवल इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो कम एनर्जी में मूव कर जाता है, पूरा पूरा एटम मूव कराना है तो और एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एटम जनरली एटम मूव नहीं करता। अगर एटम मूव कर रहा है तब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दी गई है यहाँ पे, मतलब हो सकता है वो पिघल रहा है, मतलब वो पिघलने लग गया, वो आपका जो मटेरियल है वो पिघल के बह रहा हो, तभी एटम मूव करेगा, वरना एटम मूव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं होता, चिल होते हैं अपने, सिंपल हल्के होते हैं, ठीक है? अपना वो मूव कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है? अब होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे करके एक भाग काट लूँ इसका मेटल का, असलियत में नहीं काट रहा हूँ, खाली एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब एक सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ जाएंगे ना, या तो लेफ़्ट टू राइट आ जाए, या तो राइट टू लेफ़्ट हो जाए, ठीक है? जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, या तो राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, कोई भी एक डायरेक्शन ले लेना है, ठीक है? इधर से इधर आ गए जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में, उसे हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट।
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के अलावा हम ये कह सकते हैं चार्ज, जितना चार्ज फ्लो किधर आता है, ठीक है। बेसिकली नंबर से मैटर नहीं होता, चार्ज से मैटर होता है। जितना चार्ज 1 सेकंड में इधर से इधर आ जाएगा ना, वही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इधर से इधर पास हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज e, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज e होता है। n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, तो कितना चार्ज पास हुआ है, n। 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो करंट क्या बोलेंगे हम, करंट कितना हो जाएगा, NE। अगर हम मान लें टाइम t का, मान लें t टाइम में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं कैपिटल N, तो NE चार्ज पास हुआ होगा अपॉन t, ठीक है। तो करंट क्या बोलेंगे हम, NE/t। तो इस तरह से हम करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये करंट जो है ना, वो कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। ये नंबर ऑफ़ चार्ज, कितना नंबर ऑफ़ चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो हो रहा है, उसका उसका ये एनालिसिस बताता है हमको, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, कितना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास होता है, उसी से डिफ़ाइन होता है कि आपका जो मटेरियल है वो कितना, कैसा वर्क करेगा। अगर ये संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर करंट की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो झटका भी ज़्यादा लगेगा, है ना। करंट जो होता है अगर ज़्यादा है, मान लीजिए आप किसी बॉडी के अंदर आप 10 एम्पीयर का करंट भेज रहे हो और 2 एम्पीयर का करंट भेज रहे हो, तो 10 एम्पीयर वाले को झटका ज़्यादा लगेगा, है ना। कि आप एकदम से उसके ऊपर एकदम से 1 सेकंड में 10-10 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो वो अलग हो जाता है। तो वैसे अब ये वही बात है कि जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप 1 सेकंड में 1 बिस्किट खा रहे हो, है ना, तो आप थोड़ा बहुत आराम से खाओगे कि आप, ठीक है, 1 सेकंड में 1 खाना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर अगर आप 1 सेकंड में 10-10 खाने लग जाओगे, तो आपका जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा मुँह का, ठीक है। तो वो परेशानी डाल देता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, कि वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं ना, अगर उसकी संख्या मतलब जैसे टाइम के साथ, जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, अगर ये जो है, ये जो वैल्यू है, अगर ये ज़्यादा होती है तो झटका भी ज़्यादा लगता है, अगर ये कम होता है झटका भी कम लगता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में। तो इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि करंट क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ पे करंट को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब बात होती है कि इलेक्ट्रॉन को चलाना कैसे है, ठीक है। कहोगे सर ये तो चल तो रहा है पहले से ही, मेटल में तो चलता ही रहता है। अच्छा, मेटल में अगर करंट चलता है तो आपको कभी झटका क्यों नहीं लगता। जैसे मान लीजिए आप कोई बेंच है, उस पर अगर आप बैठ जाओ, अब वो बेंच क्या होता है, मान लीजिए वो बेंच बना है लोहे का, ठीक है, लोहे का बना हुआ है, तो अच्छा खासा तो मेटल है वो। और मान लीजिए धूप, गर्मी का मौसम भी है, धूप अच्छी खासी खिली हुई है, आप जाके बैठ गए बेंच के ऊपर, आपको गर्म तो लगेगा बेंच थोड़ा हल्का, क्योंकि धूप हुई है ना अच्छी खासी, तो बेंच थोड़ा गर्म तो लगता है। बट ऐसा नहीं होता है कि आपको झटका लग रहा हो कि भाई साहब हम बैठे और हमको झटका लग गया, तो ऐसा कभी नहीं होता है। उसका पीछे एक कारण है, मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे क्या कारण है। जो आपका जो मेटल होता है ना, जैसे आपका ये मेटल है, यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की, तो 1 सेकंड में क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स, उसी सेम टाइम में उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाते हैं। तो जितने, मान लीजिए 10 इधर गए तो 10 इधर भी आ गए, 100 उधर गए तो 100 इधर भी आ गए। तो क्या होता क्या है ना, कि अब 10 जो गए थे उधर, तो 10 उधर से दूसरे 10 आ भी गए ना, तो वो क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो नेट करंट यहाँ पे कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। नेट करंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, आई नेट कितना होता है, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जितना उधर गए उतना ही उधर से वापस भी आ गए, ठीक है। तो क्या होता है कि उससे कोई असर नहीं पड़ता हमारे उसमें, ठीक है। जितना जाते हैं उतना वापस भी आ जाते, तो वो कोई असर नहीं दिखता हमें उसका, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, कि जब असर नहीं दिखता है तो झटका भी नहीं लगता है, ठीक है। तो आई नेट बराबर कितना आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, हमें कोई करंट महसूस नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से तो यही कारण है कि हम जब बेंच पे बैठते हैं तो हमें झटका नहीं लगता। अच्छा, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है ना, कि अगर हमें किसी मटेरियल में करंट को डेवलप करना है,
तो हमें पूरा का पूरा करंट जो है ना एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कराना होगा। हम चाहेंगे कि सारा का सारा जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो, तो तभी तो मतलब सारा का सारा जो चार्ज है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो, तभी तो करंट डेवलप होगा। नहीं तो ऐसे तो करंट नाम का तो दौड़ रहा है, बट जितना राइट में जा रहा है उतना लेफ्ट में आ रहा है, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ यार। ये तो फिर तो पूरा ज़ीरो हो गया। तो हमको ये चाहिए कि जितना आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो ना, उतना राइट टू लेफ़्ट होकर कैंसिल ना हो, बाकी चार्ज भी राइट टू लेफ़्ट ही जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए। मेरा कहने का मतलब ये, तो एक डायरेक्शन में मूव कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो एक डायरेक्शन में मूव कैसे कराएंगे हम, ठीक है। अब उसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम एक डायरेक्शन में मूव कैसे कराएं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन को कोई एक डायरेक्शन में अगर मूव कराना है तो आपको फोर्स चाहिए होगा। जो अगर वो फोर्स अप्लाई करेंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक डायरेक्शन में मूव करा देगा, ठीक है। हमें वो फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है, कोई इंसान तो नहीं है कि उसको हम बोल दें कि भाई मत जाओ इधर से उधर, एक ही डायरेक्शन में जाओ सब लोग, ऐसा तो सुनेगा नहीं वो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स क्या करेगा ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करा देगा, ठीक है। अब वो फोर्स कैसे लगाएंगे हम, वो फोर्स लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके। देखो पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डेवलप करता है। ये सब चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताई जा चुकी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग इसलिए पहले पढ़ते हैं कि ताकि हम चार्ज को समझ सकें, रुके हुए चार्ज को समझ सकें कि रुके हुए चार्ज के ऊपर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अब चार्ज को दौड़ाने की बात आ रही है, तो चार्ज को दौड़ाने के लिए तो भाई फोर्स तो लगाना पड़ेगा। अगर पहले से दौड़ रहा है बट उल्टा दौड़ रहा है तो उसको सीधा करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। बिना फोर्स के नहीं काम होता है ना। तो हमें करना क्या है कि एक एक्सटर्नल फोर्स डेवलप करना है। एक्सटर्नल फोर्स कैसे डेवलप करेंगे, सिंपल सी बात, आप क्या करो, आप पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दो। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, ठीक है, तो होगा क्या कि वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स को डेवलप करता है, और फोर्स अपना काम कर देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस मैं डेवलप कैसे करूँ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है यार कि मतलब जैसे हम इधर कह दें कि इतनी पोटेंशियल है, उधर कह दें, खाली बोलने से तो काम नहीं चल जाएगा, ठीक है। उसको डेवलप अगर कोई हीट वेव तो है नहीं, कोई आग लगाने वाली चीज़ तो है नहीं कि यार चलो भाई इतना 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 आग लगाना है, आग लगा दो, ऐसा तो कुछ है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप करें, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने के लिए भी हमको हमको कुछ ना कुछ तो मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने के लिए हम लोगों ने बनाया है बैटरी। क्या बनाया, बैटरी। अब बैटरी की जो कहानी है कि बैटरी कैसे बनी है कैसे नहीं बनी, वो आगे की चीज़ है। बैटरी का जो कंस्ट्रक्शन है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। वो आगे होता है हमारा कि बैटरी कैसे काम करती है कैसे नहीं करती, मतलब बैटरी कैसे बनती है, उसके अंदर क्या होता है, वो अभी अभी हमें नहीं देखना है, ठीक है। बैटरी एनर्जी ला कहाँ से रही है, मतलब जैसे आप कर क्या रहे हो, आप पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड करके जब फोर्स जब क्रिएट करता है तो वो फोर्स जब लगता है किसी इलेक्ट्रॉन के, मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो वो क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो ये एनर्जी बेसिकली इस एनर्जी की का ये इनिशिएट कहाँ से हुआ, ये एनर्जी उसका कारण था बैटरी लगा देना। अब अगर बैटरी एनर्जी दे रही है इलेक्ट्रॉन को, तो बैटरी के पास भी कहीं ना कहीं से एनर्जी आई होगी। अब बैटरी के पास कहाँ से एनर्जी आई, उसने कैसे एनर्जी को बनाया फिर ये उसको दिया, तो वो सब जो चीज़ें वो आगे की कहानी है कि बैटरी के पास कहाँ से एनर्जी है, ठीक है। अभी हमारा काम ये है कि हमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है, तो हमें उसके लिए बैटरी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, हम लेते हैं कंडक्टर, ठीक है, और क्या करते हैं उसके कोनों को लगा देते हैं बैटरी से, ये देखिए, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये बैटरी का पोटेंशियल है V, ठीक है। इस तरह से ये हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए अगर ये जो जो बड़ा वाला पोल है ना, वो इधर है लेफ़्ट साइड में, तो इधर क्या होगा ना, V1 पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और इधर मान लीजिए V2 डेवलप हो रहा है, तो V1 माइनस V2 बराबर V होगा, ठीक।
ऐसे, कि बड़ा वाला जहाँ पोल होता है ना, वो जिससे कनेक्ट होता है वहाँ पोटेंशियल हायर होता है, जहाँ छोटा वाला पोल होता है वो जिससे कनेक्ट होता है वहाँ पोटेंशियल क्या होता है, लोअर होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, V1 माइनस V2 बराबर V। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन है, मैं एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेता हूँ, इस वाले पॉइंट पर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, अगर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी होगी Q इंटू वी, है ना, तो माइनस होता है माइनस E इंटू V1। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो माइनस ही चार्ज होता है, तो माइनस E इंटू V1 ये एनर्जी होगी यहाँ। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा ना, उसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस E इंटू V2। तो किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, माइनस E इंटू V1 की माइनस E इंटू V2? नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि V1 बराबर V2 है, नो डाउट। ठीक है, बट यहाँ नेगेटिव भी लग गया है, इसका मतलब जो नंबर नेगेटिव में छोटा होता है, मतलब जिसके अंदर माइनस का, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है नेगेटिव में, वो बड़ा होता है। ठीक, यानी कि माइनस का EV2 बड़ा है, माइनस का EV2 क्या है यहाँ पे, बड़ा है। ठीक है, बड़ा है, तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा है इसकी, इधर वाले राइट वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। सारे के सारे क्या करेंगे, इधर की चलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हुआ क्या, आपने किया क्या यहाँ पे, आपने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दी। ठीक है, जो सबसे लेफ़्ट वाला था उसके पास एनर्जी कम थी, राइट वाले के पास एनर्जी ज़्यादा थी। अब एनर्जी अगर ज़्यादा है राइट वाले के पास, अब एनर्जी अगर उसके पास आ गई है तो वो तो चलेगा ना भाई। अगर आपके पास एनर्जी हो तो आप काम तो करते हो ना, है ना। आप काम तब भी कर सकते हो जब एनर्जी है, आप कभी कहीं चल सकते हो। कैसे चल सकते हो, जब आपके पास एनर्जी हो। मैं बोल रहा हूँ, मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी है। दुनिया में जिसके पास भी एनर्जी रहती है वो उसका यूज़ करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई, तो एनर्जी आने के बाद क्या होता है, वो राइट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ बढ़ाना तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि लेफ़्ट की तरफ क्या है, ऐसा बैटरी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है ना कि लेफ़्ट की तरफ जो है क्या है, एक मिनट, राइट की तरफ, सॉरी, राइट की तरफ नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। आप ये सोचेंगे कि उधर लेफ़्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एनर्जी माइनस का EV1 है, वो हो जाए लेफ़्ट की तरफ, तो वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट, क्योंकि राइट की तरफ जो है ना एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो जो मोशन होगा ना वो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी होता है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी नहीं होता। ठीक है, आप जो मोशन करते हो वो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी नहीं करते, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी करते हो। ठीक है, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो डोमिनेट करेगा। तो जब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट की ओर भागेंगे अपनी एनर्जी को कम करने के लिए। बैटरी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि अगर आप राइट साइड रहे तो आपकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, लेफ़्ट साइड गए तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो बैटरी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट की तरफ भागते हैं, लेफ़्ट की तरफ भाग रहे हैं। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना एक ही डायरेक्शन में आ गए, इधर आ गए, एक ही डायरेक्शन में आ गए, है ना, एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो उससे क्या होता है कि करंट डेवलप हो जाता है। क्या होता है, करंट डेवलप हो जाता है। तो हमारे कंडक्टर में करंट आ जाता है। अगर मैंने, जैसे अगर मान लीजिए कोई बेंच है, ठीक है, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों तार से, बैटरी लगा दी, है ना, इस तरह से जैसे यहाँ पे फिगर बनाया है, और ऐसे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अगर अब आप बैठोगे ना बेंच पे तो मज़ा आ जाएगा। अब बैठोगे तो एकदम से करंट लगेगा आपको, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि पहले भी तो फ्लो कर ही रहा था, बट पहले वो जो है ना रैंडम फ्लो था, कैंसिल आउट कर रहे थे सब। अब यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा करंट, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा, तो फिर आपको झटका लगेगा। ठीक है, अब आपको झटका लगेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, फिज़िक्स में क्या होता है ना कि करंट का एक डायरेक्शन लिया जाता है। ठीक है,
अब वो करंट का डायरेक्शन जो है ना इलेक्ट्रॉन का के डायरेक्शन से उल्टा लेते हैं। कहोगे सर ऐसा क्यों लेते हैं? देखिए इसका जो मतलब है ना वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। मतलब बेसिकली फिज़िक्स में जब हम आगे जब पढ़ते हैं ना तो जो यूज़ होता है ना, जो ज़्यादा अच्छे से जो जिसको मतलब जिस देखिए यूज़ अगर मैं आज ये बोल दूँ कि करंट का डायरेक्शन जो है ना इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में ही लेना है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट नहीं लेना है, तो फ़ॉर्मूले-वॉर्मूले में कोई ऐसा नहीं कोई फ़ॉर्मूले हमारे बेकार हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं, फ़ॉर्मूले बेकार नहीं होंगे, सब कुछ सही चलेगा। बट आगे चल के थोड़ी-सी कैलकुलेशन थोड़ी-सी अजीब हो जाती है। मतलब अगर आप पॉज़िटिव चार्ज का मोशन, जैसे पॉज़िटिव चार्ज तो एटम है, यहाँ पे पॉज़िटिव तो एटम है, वो चलता नहीं है, वो चलता नहीं है, ठीक है? तो हम ऐसे अज़्यूम करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेफ़्ट साइड में, तो पॉज़िटिव चार्ज राइट साइड में इकट्ठा हो रहा है। जैसे अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एटम से निकल कर के क्या होगा, लेफ़्ट साइड में जाएँगे, तो राइट साइड में क्या बच जाएँगे, पॉज़िटिव चार्ज ही बच जाएँगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि पॉज़िटिव चार्ज लेफ़्ट टू राइट आ रहा है। आता कुछ आता है ऐसा कुछ है नहीं, मतलब पॉज़िटिव चार्ज थोड़ी ना आता है यार, जाता इलेक्ट्रॉन ही है, हिलता इलेक्ट्रॉन ही है अपने रास्ते से। बट हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हम ऐसा अज्यूम करके बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट राइट टू लेफ़्ट जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट आ रहा है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? ये खाली अज्यूम होता है ये, ठीक है ना? तो ऐसे खाली क्या है, ऐसे करके उसको जो है ना बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जा रहा है, राइट टू लेफ़्ट आ रहा है, ठीक है? तो अच्छा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब आप किधर भी डायरेक्शन ले लो, बट ये रहता है कि आगे चल के जब आप पढ़ोगे ना, आगे चल के जब आप बहुत बड़े-बड़े फ़ॉर्मूले को डिराइव करोगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी में, इन सब में, तो पॉजिटिव चार्ज को देखा गया कि इन कंपैरिज़न थोड़ा ईज़ी होता है सॉल्व करना, मतलब थोड़ा-सा ईज़ी कर देता है चीज़ों को, ठीक है? कोई एज़ सच कोई बहुत बड़ा कोई डिफ़रेंस नहीं है, मतलब कोई फ़ॉर्मूले तो सब वही रहेंगे, बट पॉजिटिव चार्ज को लेना, उसके डायरेक्शन में करंट को लेने से कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है? कैलकुलेशन थोड़ी ईज़ी हो जाती है, वो आप समझोगे, मतलब जब करोगे तभी समझोगे, ऐसे में क्या बताऊँ? जब आप करोगे तभी समझोगे, ठीक है? क्लियर है? तो वो चीज़ वहाँ पे देखा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो आपको जो करंट का जो डायरेक्शन है, I is in the डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या आप ऐसे बोल सकते हो और ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह सकते हैं कि हम इसको इलेक्ट्रॉन के फ्लो का क्या ले लेंगे, ऑपोजिट ले लेंगे, ठीक है? तो यहाँ से क्या है आपका ये चीज़ डिफाइन हो जाती है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज़ का ध्यान दें यहाँ पे, क्या चीज़ है वो, कि देखिए जब भी आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना कंडक्टर में, इन सब चीज़ों में, तो उसका मोशन जो है ना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है? उसका मोशन इतना आसान नहीं होता है कि देखिए अगर आप रोड पे भी मूव करो ना, मैं कहूँगा आपको कि आप रोड पे चलो, तो उतना चलना आसान नहीं होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन तो फिर भी आँख बंद करके चलता है, आप तो फिर भी चलते हो रोड पे ऐसे, बट इलेक्ट्रॉन क्या है, आँख बंद करके चलता है, क्योंकि वो तो कोई उसकी तो आँखें हैं नहीं, उसको तो भाई खाली बोल दिया गया है इधर से इधर मूव करो, और वो बंदा चल रहा है अपना, ठीक है? आँख बंद करके चल रहा है। हम लोग भी जब देखिए रोड पे चलते हैं तो कुछ दूरी चलने के बाद हमारी एनर्जी भी कम हो जाती है, हम भी थोड़ा बैठ जाते हैं, कहते भाई थोड़ा थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं, ऐसे करके, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा होता है। अब ऐसा कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ना किसी कंडक्टर में, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप एक कंडक्टर ले लो ना, 1 मीटर का या 1 सेंटीमीटर का भी अगर आप ले लोगे ना, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? अब होता क्या है, इतना जो बड़ा नंबर है ना इलेक्ट्रॉन का, और अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो इतने एटम्स भी होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स भी होते हैं।
मतलब सब कुछ ट्रिलियंस में खेल रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। इतने ज़्यादा जब होते हैं और सब एक ही जगह एकदम पैक्ड हैं छोटे से जगह में, तो होता क्या है ना कि जब वो मूव करता है ना इलेक्ट्रॉन, तो कभी तो ऐसा होता है कि अपने बाजू वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, और कभी तो ऐसा होता है कि एटम से टकरा जाता है ना। वो मूव कर रहा है और मूव करते करते क्या हुआ, गया किसी और इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, या गया किसी और एटम से टकरा गया। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि एनर्जी का लॉस होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं चल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं जाके टकरा गया किससे, पेड़ से, है ना। अच्छा खासा मैं चल रहा था, पेड़ टकरा गया। अब टकराने से क्या हुआ, थोड़ी सी हीट डेवलप हुई। कोलिजन क्या करता है, कोलिजन से हीट डेवलप होती है, और वो हीट क्या करती है, एनर्जी का लॉस कर देती है। तो मैं गया, मैं टकरा गया, एनर्जी का लॉस हो गया। इलेक्ट्रॉन चल रहा था, टकरा गया, एनर्जी का लॉस हो गया। तो वो जो एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो इससे इससे हुआ क्या, बैटरी की थोड़ी मुश्किलें पैदा हो गई ना बैटरी के लिए, और इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए भी मुश्किलें पैदा हो गई कि भाई वो चल रहा था पहले आसान से, अब आपने वो कर दिया, मतलब उसको टकरा दिया। एटम है, एटम से टकरा गया तो मुश्किलें पैदा हुई, मतलब उसकी डेली रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो इसे ही बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको। एक इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में मूव करता है तो उसकी जर्नी आसान नहीं होती, स्मूथ नहीं होती, उसकी जर्नी कठिनाई की होती है। वो टकराते हुए जाता है, बहुत अपने साथी से टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, ये तो किसी एटम से टकरा जाएगा, ये टकरा के चलता है। तो ये टकराने जो होता है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को रेसिस्ट करता है, उसके मोशन को होने से रोकता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, ना रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन के मोशन में रेसिस्टेंस आ रहा है, उसे चलने से रोक रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रेसिस्टेंस है। बात समझ में आ रही, समझ में आ रही होगी आराम से, है ना। तो ये क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस की अपनी वैल्यू होती है, रेसिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितना ज़्यादा उसको रोका जाता है चलने से, है ना। ये सब जो भी चीज़ें हैं ना, इसकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। एक आपने देखा ही होगा, रेसिस्टेंस किसी भी सर्किट में किसी भी वायर का रेसिस्टेंस दिया होता है। रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि उसमें रुकावट कितनी डेवलप होगी चलने पे, कि कितनी रुकावट डेवलप होगी। ये जो रुकावट है वो डिपेंड करता है कि कितना लंबा है वो वायर, कितना उसका एरिया, सब पे डिपेंड करता है। वो क्या है वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। मैं खाली ये बता रहा हूँ कि रेसिस्टेंस होता क्या है। वो रेसिस्टेंस कुछ नहीं होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन चलता है तो कोलाइड जो होता है ना, कोलिजन, एटम से, इलेक्ट्रॉन से, है ना। ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब चीज़ें रुकावटें पैदा करती हैं एक इलेक्ट्रॉन को। यही जो रुकावटें पैदा हो रही है, इसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आगे देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये पूरा जो था ना यहाँ पे, पूरा जो लेक्चर था, ये केवल इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब एक ऊपर से एक व्यू था कि कैसे कैसे जो है इस चैप्टर में क्या होता है ना। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे कराते हैं, इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो कहाँ पे रुकावटें आती हैं, ठीक है। कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ये चैप्टर था, ठीक है। बैटरी काम कैसे करती है, मतलब सर्किट के अंदर वो, अच्छा बैटरी के अंदर क्या होता है वो भी हम नहीं देखेंगे, वो आगे देखेंगे, वो आगे का चीज़ है। और बैटरी सर्किट में क्या करता है वो भी हम देख लें कि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो वो हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये जो था ये केवल इंट्रोडक्शन था इसका, है ना। आगे की चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बाय।